Hello friends, this is Sukumar Naidu once again with a new topic on the French Revolution from class 9th history. First of all, I want to give you the definition of revolution. What is revolution? When the group of people gather together to make a big change in the political system of the nation, this is called revolution. यहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 14 जुलाई 1789 से, जिस समय वहाँ पर 7,000 क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरीज जमा हो गए एक जेल के सामने। उस जेल का नाम था बैसिले जेल। और बैसिले जेल को ही क्यों टारगेट किया था वहाँ पे क्रांतिकारियों ने, रेवोल्यूशनरीज ने? उसको टारगेट करने के पीछे उनकी मेन मकसद, जो मेन वजह थी, वो थी कि वहाँ पर राजा को चैलेंज देना था उन्हें। वो राजा को चैलेंज कर रहे थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी ताकत अब हमारी एकता, हमारे संगठन के सामने कुछ नहीं है। अब वहाँ पर एक जेल कमांडर था जिसको क्रांतिकारियों ने मार डाला और वहाँ से जितने भी प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको आज़ाद करा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखता है कि एक के बाद एक जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, वो जमा होते जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेसिकली स्टार्टिंग मानी जाती है। यहाँ पर जो राजा था किंग लुइस 16, उसको चैलेंज मिल चुका था। नेक्स्टली अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये रेवोल्यूशन की शुरुआत आखिर क्यों हुई, इसके पीछे वजह क्या थी। जो किंग लुइस 16 राजा था वो बोरबॉन फैमिली से बिलोंग करता था। बोरबॉन फैमिली, बोरबॉन बिस्किट का नाम आपने सुना होगा। बेसिकली हम यहाँ बिस्किट के नाम को जानते हैं बोरबॉन, बट वो उसकी फैमिली का नाम था बोरबॉन। ठीक है, 20 साल की उम्र में तो इसकी शादी हो गई थी। शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, मारिया। यहाँ पर उसकी मैरिज की हमने बात करी। इसकी मैरिज के ठीक बाद से ही इसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके पास जो सरकारी खजाना, जो इसके राजकोष में होता है, जो ट्रेजर होता है ना, जो किंग के पास पूरा ट्रेजर होता है, वो खाली हो जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या थी कि भाई आखिर ऐसे क्या खर्चे थे इसके, जो उसके पास में पैसा पूरा, जितना टैक्स जमा होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होता था, सारा खाली हो जाता था। 1774 में ये राजा बना था, इसके बाद से ही इसका पूरा खजाना खाली होता चला गया। सेकेंडली हम देखते हैं कि इसके पीछे वजह आखिर क्या रीजंस थे। सबसे बड़ा रीज़न तो मेन ये था कि इसका जो पैलेस था, वर्सेलिस पैलेस, इतना बड़ा, इतना आलीशान पैलेस था ये वहाँ पर, कि खाली इसी के मेंटेनेंस के लिए आधा तो पैसा इसके खर्चे निकल जाते थे पैलेस को मेंटेन करने में, क्योंकि बहुत शाही, बहुत ही रॉयल लाइफ जीने का ये शौकीन था। ठीक है, सेकेंडली हम देखते हैं मेन जो रीज़न आया है हिस्ट्री में, आपको पढ़ने मिलेगा, वो आप ये देखोगे कि अमेरिका से इसकी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। फ्रांस के राजा किंग लुइस 16 की अमेरिका से बहुत बनती थी, और ब्रिटिशर्स से इसकी हमेशा दुश्मनी रहती थी। ब्रिटेन से बहुत चिढ़ता था या नाराज़ रहता था ये। अब ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने उसके वहाँ 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, कुछ अमेरिकन कॉलोनी 13 करीब, उसको ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था, उसको ऑक्यूपाई करके रखा था। अब ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज को छुड़ाने पहुंच गए कौन? किंग लुइस 16। पैसे तो वैसे ही इसके पास थे नहीं, तो इसने क्या किया, बहुत सारा लोन उधार ले लिया लैंडर्स से, मनी लैंडर्स से। जिनसे लोन लिया वो भी बहुत माहिर थे भैया वसूलने में, तो उन्होंने भी 10% टैक्स लगा दिया। 10% टैक्स लगा करके उससे इंटरेस्ट के साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट वसूलते थे। तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराने के लिए, उनको अपनी पावर दिखाने के लिए, लड़ाई के बहुत शौकीन थे ये भाई साहब, तो वो वहाँ पर उसको आज़ाद तो करा लिया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, मगर खुद कर्जे में डूब गई है। और इनके ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का डेट चढ़ गया।
LIVRES, लिवर्स यहाँ की जो करेंसी थी उसका नाम था, जो 1794 के बाद ये करेंसी डिसकंटिन्यू हो गई थी। ठीक है, मतलब ये करेंसी बंद हो गई थी, लिवर्स। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से कर्जे में आया, खाली अपने बाहरी दिखावी शौक के कारण ये पैसा लुटाता चला गया था ये राजा। अब पैसा तो लुट रहा था, अब पैसे की रिकवरी भाई साहब कैसे करें? तो रिकवरी करने के लिए ये अपने पब्लिक के ऊपर ही टैक्स बर्डन इसने बढ़ा दिया। जिनसे टैक्स वसूली करते थे आम जनता से भाई साहब, तो उन्होंने उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। नेक्स्टली आप ये जानते जरूर होंगे आप लोग सब कि किसी भी एक लीडर के पास में, किसी भी एक नेता के पास में, राजा के पास में सिर्फ इतने ही खर्चे नहीं होते हैं, उसको अपनी पूरी प्रजा, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को चलाना होता है। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम ले लो आप, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, फैक्ट्रीज चल रही हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वो उनको भी पेमेंट देनी है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, सारी चीज़ें उनको बेयर करनी पड़ती हैं। ठीक है, प्लस पोस्ट ऑफिस के खर्चे होते हैं। ठीक है, सेना को, आर्मी को मेंटेन करना है, मिलिट्री को, तो फ्री में तो होती नहीं है, उनको भी पेमेंट देनी होती है। तो ये सारे खर्चे भी ऊपर से इनके ऊपर बहुत थे, इस वजह से ये परेशान हो गए थे बहुत। तो इन्होंने क्या किया कि पब्लिक के ऊपर टैक्स बढ़ाने का प्लानिंग करी। अब ये टैक्स किससे वसूलते थे? तो इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि यहाँ की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था फ्रांस की, वो कैसा था। सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो था, द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वॉज डिवाइडेड अमंग 3 एस्टेट्स। ठीक है, 3 राज्य में बटी हुई थी, 3 राज्य में, एस्टेट्स मीन्स। तो पहला है सबसे क्लर्जी, फर्स्ट एस्टेट जिसको बोलते हैं क्लर्जी, सेकंड एस्टेट कहलाता है नोबल्स, और थर्ड एस्टेट है आपका कॉमन पीपल का। क्लर्जीज कौन होते थे? जो साधु संत, सेंट्स, पोप, ठीक है, फादर सिस्टर्स चर्चेस में आप देखते हो, जिनको सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा फ्रांस में दिया जाता था। सेकंड आते थे नोबल्स, जो रूलर फैमिली से बिलोंग करते थे, किंग्स, क्वीन। ठीक है, ये हो गए आपके नोबल्स। थर्ड आपके आते हैं जो कॉमन पीपल में आपके कॉबलर्स हो गए, है ना, ब्लैक स्मिथ हो गए, ठीक है, मर्चेंट्स हो गए, मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है, प्लस लॉयर्स हो गए। तो ये सारे जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, कारपेंटर्स हैं वगैरह वगैरह, तो ये जो फार्मर्स, पीजेंट्स, इन लोग जो हैं, ये लोग एक्चुअली मेन थे थर्ड स्टेट में, जो टैक्स वसूलने का साधन थे। किसके लिए? किंग के लिए। क्योंकि यही जो थर्ड स्टेट है, सारा टैक्स बर्डन, सारा पैसा वसूला इनसे ही जाता था, इन्हीं के ऊपर सर पे सारा ठीकरा फूटता था। तो अब पैसा देना इन्हीं को है। अब यहाँ पर समस्या मेन क्या प्रॉब्लम बन रही थी, वो ये बन रही थी कि फ्रांस की सोसाइटी में 90% जो पॉपुलेशन थी वो तो फार्मर्स की थी, और 60% जमीनें जो थी वो पूरी की पूरी किसके पास थी? चर्च के पास में। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेट के पास में। या तो चर्च के लोग थे, उन जमीनों को या तो किसमें पार्टनरशिप में दे दिया करते थे, या रेंट पे देते थे, या टाइलर्स को, किसानों को बुला करके अपनी जमीन पे खुद वो वर्क काम करवाते थे उनसे। तो सारी तरह से, सब तरह से आप देखोगे कि जो थर्ड स्टेट है वही दबा हुआ था। द सप्रेस्ड क्लास वॉज द थर्ड स्टेट विच वॉज एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस नोबल्स एंड क्लर्जीज। ठीक है, तो सेकेंडली आप देखोगे क्लर्जी एंड नोबल पीपल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यहां पे आपको ये मालूम चलेगा क्लर्जी और नोबल्स थे, इनको टैक्स देना नहीं था। ये तो ऐशो अयाश की सबसे बढ़िया मस्त जिंदगी जिया करते थे। इनको पैसा देना नहीं है, काम करना नहीं है, बैठे बैठे पूरे पैसों का मजा लेना है। ठीक है, तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तक किसी भी टैक्स, कहीं पे भी टैक्स बढ़ने से, या कीमतें बढ़ने से, या प्राइस बढ़ जाने से चीज़ों के। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे ब्रेड कल्चर में थी खाने के लिए, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ना यानी उनके ऊपर आफत आना, कॉमन पीपल के ऊपर वहाँ। अब टैक्स जो थे, 2 तरीके के टैक्स मैं आपको बताऊंगा जो वहां पे वसूले जाते थे। पहला था टिथीस, TITHES।
टिथीज जो टैक्स था वो चर्च लिया करता था कॉमन पीपल से 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब कोई भी किसान कितना भी प्रोडक्शन करे, अगर 100 टन प्रोडक्शन करता है तो 1/10 कितना आएगा उसका, 10 टन। ठीक है, 10 टन के बराबर का जितनी भी कीमत निकलेगी वो उसका टैक्स उनको चुकाना पड़ेगा चर्च को। ठीक है, 10% कह सकते हो आप इसको। सेकेंड आता है टेली, TAILLE। ये डायरेक्ट टैक्स था जो नोबल क्लास फैमिलीज जो वसूलती थी, है ना, जो दिस टैक्स इज लेवीड बाय द नोबल क्लास फैमिली ऑन द थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट पे ही टैक्स लग जाता था। नेक्स्ट आते हैं, अब प्रॉब्लम एक्चुअली में अराइज क्या हो रही थी, जो थर्ड स्टेट था वो क्यों परेशान था, इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों वो अपने आप को सताया हुआ महसूस कर रहे थे, क्यों वो टेंशन में थे। एक्चुअली में प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन साइज। पहले 1715 में जो पॉपुलेशन थी वहां पर 23 मिलियन थी, मींस 2.3 करोड़। अब यहाँ पे पॉपुलेशन साइज आपने देखा 1715 में 2.3 करोड़ 23 मिलियन है, और वो जो 1789 में सीधे सीधे डायरेक्टली 28 मिलियन हो गई। मतलब 5 मिलियन पॉपुलेशन राइज दिख रहा है यहाँ पे। 5 मिलियन की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई है, 2.8 करोड़ पॉपुलेशन पहुंच गई वहां पर 1789 में। अब पॉपुलेशन बढ़ना टेंशन की बात नहीं होती अगर वहां पर जो थर्ड स्टेट के पीपल है, कॉमन पीपल है, उनको उस हिसाब से उनकी पेमेंट भी बड़ी होती, वेजेस सैलरीज बड़ी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, तो परेशान वो इसलिए थे। पॉपुलेशन बढ़ने से किसी भी एक नेशन में, कंट्री में एक्चुअली में प्रॉब्लम, समस्या क्या आती है। पॉपुलेशन बढ़ने से प्रॉब्लम ये आती है, खाने पीने की जो साधनों की कमी होती है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है क्रॉप्स का, ठीक है, फार्मर्स का प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ पाया है, या उसी सिचुएशन में वहीं पर आप देखोगे कि क्या हुआ है यहाँ फ्रांस में, कि वहाँ पर उसी साल 1789 में फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब गरीबी में आटा गीला वाला हिसाब हो गया उनके साथ में, कि पॉपुलेशन साइज भी बड़ा है, प्राइस राइज हो रहा है, कीमतें महंगी हो रही हैं, वेजेस सैलरी जितनी की जो की थी वो वैसे की वैसी अभी भी हमको पैसा तनख्वाह में उतनी मिल रही है ना, वेजेस सैलरीज वही मिल रही है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, ऊपर से सूखा अलग पड़ा है, आप हमसे टैक्स भी वसूल रहे हो, तो कितना आखिर एक कॉमन पीपल, गरीब व्यक्ति आप कितना बर्दाश्त करेगा। पेशेंस, टेम्परामेंट का लेवल उनका लॉस हो चुका था, किसका, थर्ड स्टेट का। तो वो कुल मिलाकर के मन में भरे बैठे थे गुस्सा। अब ये गुस्से का बांध जो है, जो डैम है, वो कब फट जाए दिमाग से उनके, ऐसी सिचुएशन थी। और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब प्राइसेस भी बढ़े जा रहे हैं, पॉपुलेशन साइज बढ़ा हुआ है, वेजेस सैलरीज मिल नहीं रही है, फेमाइन और ड्रॉट अलग आ गया है। ठीक है, ड्यू टू राइज इन प्राइस ब्रेड्स के वहां पे प्राइस बढ़ गए हैं 14 जुलाई 1789 में। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग चैप्टर करते समय आपको समझाई थी, चीज़ बताई थी, रेवोल्यूशन कैसे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बैसले जेल वाला इंसिडेंट, अब वो यहाँ पर हुआ था जब 14 जुलाई 1789 को पब्लिक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो अब नहीं रुक सकते और उनको प्रोटेस्ट किसी भी हाल में करेंगे। तो बैसले जेल पहुंच करके प्रिजनर्स को उन्होंने आज़ाद कर दिया, जेल को तोड़ के कमांडर को मार डाला। ठीक है, देयर वर सम फिलोसफर्स हु प्लेड द मेजर रोल इन द प्रोटेस्ट। कुछ फिलोसफर्स ने यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले किया था। कैसा मेजर रोल प्ले किया उन्होंने, कि उन्होंने जनता के अंदर एंकरेजमेंट की भावना लेके आए। वो मीन्स जो पॉपुलेशन थी, कॉमन पीपल थे, उनको एंकरेज किया, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति जगाई, उनके अंदर ये भावना पैदा करी कि आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का पूरा हक है। यू शैल फाइट फॉर योर राइट्स। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, एजिटेशन उनके अंदर वैसे ही था, गुस्से की भावना बहुत बनी हुई थी। गॉट इट? सो टिल हियर दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच व्हाट आई हैव गिवन यू, है ना। फर्दर आई विल बी गिविंग यू इन द नेक्स्ट टॉपिक in my next video. You will be definitely watching after this.
थैंक यू।